Hey guys, good morning. Up to now we have completed General Organic Chemistry GOC. GOC बेसिकली क्या था? दो पार्ट में था, GOC पार्ट वन, GOC पार्ट टू। पार्ट वन में हमने क्या पढ़ा? सारे बेसिक इफेक्ट्स पढ़े, हमने एरोमेटिसिटी पढ़ा, हमने एसिड बेस रिएक्शन पढ़ा, हमने एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ा, बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ा। एंड पार्ट टू में क्या था? इंटरमीडिएट, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट एंड रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। क्लियर है? तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा कंप्लीट हो गया है। पर देखो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी को कुछ दिक्कत रह गया हो, कुछ कंफ्यूजन है, तो आप पढ़िए और इस वीक में जो भी दिक्कत है पूछ करके क्लियर कीजिए। क्लियर है? तो टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज रिएक्शन मैकेनिज्म। क्लियर है? तो टुडे वी विल स्टार्ट रिएक्शन मैकेनिज्म। देखो, रिएक्शन मैकेनिज्म करके एनसीईआरटी में या टेक्स्ट बुक में आपका कोई भी चैप्टर नहीं दे रखा है। बेसिकली रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग वो सारे रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, उन मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे जिससे रिलेटेड सारे रिएक्शन हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अवेलेबल है। तो जो भी हमारे सिलेबस में मैकेनिज्म है, हम वो सारे मैकेनिज्म को यहाँ पे पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो हमारा एनसीईआरटी है या हमारा टेक्स्ट बुक है, उसमें क्या है कि कुछ मैकेनिज्म हाइड्रोकार्बन में दे रखा है, कुछ अल्काइल हैलाइड में दे रखा है। तो हम ना सारा का सारा मैकेनिज्म यहाँ एक साथ पढ़ेंगे, ताकि हम वो कंपेयर करने में या आइडेंटिफाई करने में कि इस रिएजेंट के साथ इस कंडीशन में कौन सा रिएक्शन होगा, तो वो हमारा आसान हो जाए। क्लियर है? तो चलो अब हम लोग चालू करें रिएक्शन मैकेनिज्म। क्लियर है? चलो, व्हाट इज अ रिएक्शन? सबसे पहली बात है रिएक्शन क्या है। तो कुछ टाइम पहले भी रिएक्शन बताया था कि रिएक्शन क्या होता है। तो बेसिकली रिएक्शन क्या है? चेंज इन द सेट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल्स। तो किसी भी मॉलिक्यूल्स के प्रॉपर्टी में जो चेंजेस आ रहे हैं, तो जिस प्रोसेस के थ्रू वो चेंज आ रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्शन बोलते हैं। आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, क्लास 8, आई थिंक क्लास 8 में। तो क्लास 8 के टाइम में पढ़ा होगा, जो बेसिक एग्जांपल्स हम लिखते हैं दैट इज लाइक मिल्क एंड कर्ड। ये लिखते हैं दैट इज वन चेंज। तो अगर देखा जाए तो मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड। क्या एक प्रोसेस के थ्रू क्या होता है? मिल्क कर्ड में कन्वर्ट कर जाता है। तो देखो, कन्वर्जन में क्या हो रहा है? टेस्ट भी दोनों का डिफरेंट हो जा रहा है, दोनों का स्टेट भी क्या हो जा रहा है? डिफरेंट हो जा रहा है। एक लिक्विड है, एक क्या हो जाता है? सेमी सॉलिड हो जाता है। तो इसके जो सेट ऑफ प्रॉपर्टीज थे, मिल्क के सेट ऑफ प्रॉपर्टीज थे, वो कर्ड में कन्वर्ट करने के बाद सारे प्रॉपर्टीज, बेसिकली सारे नहीं, ऑलमोस्ट प्रॉपर्टीज क्या हो जा रहे हैं? चेंज कर जाते हैं। कुछ चेंज नहीं भी करते, मगर ऑलमोस्ट प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है? चेंज कर जाती है। क्लियर है? तो प्रॉपर्टीज का चेंज जिस प्रोसेस के थ्रू हुआ है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है? ये सबसे बेसिक सा एग्जांपल है जो आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है। तो रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है? चेंज इन द रिएक्शन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब चेंज है, परिवर्तन है कि एक मॉलिक्यूल्स के एक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज का दूसरे सेट ऑफ प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट कर जाना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्शन बोलते हैं। हम दूसरा अगर एक रियल लाइफ एग्जांपल से देखें, तो आप अपना एग्जांपल लेके देखो। तो यहाँ पे देखो क्या हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं एज्यूम करूं कि यू बिफोर क्लास 10th नॉट बिफोर क्लास 11th, एक्चुअली बिफोर क्लास 11th मीन्स अप टू 10th। आप जब 10th क्लास तक थे तब क्या था, एंड आफ्टर 10th देखते हैं। आफ्टर 10th देखें, बेसिकली 11th एंड 12th की बात कर रहे हैं हम। तो देखो, अप टू द 10th आप क्या करते होंगे? अगर आपसे कोई पूछा जाए, आपसे नहीं, चले डिफाइन किया जाए कि तुम कैसे थे, तो क्लास 10th के पहले जो डिफाइन किया गया होगा और अभी जो आपको डिफाइन किया जा रहा होगा, उसमें ऑब्वियस डिफरेंस आ रखा होगा। देखो, अगर क्लास 10th में तुम थे, तो अगर पढ़ाई की बात करें, आप कितना पढ़ते होंगे? मुश्किल से 2 से 3। मुझे नहीं लगता 3 घंटे ज्यादा तुम लोगों में से कोई पढ़ाई करता होगा। आपसे पूछा जाए तो आप मूवीज देखते थे? हाँ सर, ऑब्वियसली 1 से 2 घंटे तो मूवी देख ही लिया करते थे या टीवी देख ही लिया करते थे। गेम्स की बात करूँ, हाँ मैं गेम्स, सॉरी मूवी तो आप जा ही रहे थे। स्टडी की बात कर ली और गेम की बात करें, ऑब्वियसली 1 to 2 hours गेम। दोस्तों के साथ चिल आउट करने के लिए भी जाते ही होंगे। तो
उसमें भी 1 and 2 आवर। फिर फैमिली के साथ बातें करना, गॉसिप में जाना या आसपास घूमना, ये सारी चीजें आप किया करते थे। क्लियर है? तो अगर मैं आपको करेक्टराइज करूंगा तो मैं कह सकता हूं ना कि आप बहुत अच्छा कोई प्लेयर हो सकते हैं, यू आर वेरी फ्रेंडली कह सकते हैं, आप मूवी लवर कह सकते हैं, और बहुत कम स्टूडियस, मतलब स्टूडियस तो कह ही नहीं सकते ना फिर, तो मतलब पढ़ाई लिखाई से कहीं कोई मतलब नहीं। तो ये क्या हो गया, एक सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक हो गए आपके लिए, हो गए। आफ्टर टेंथ क्या हुआ, देखो आफ्टर टेंथ जब आप 11th में हैं या बेसिकली आप 12th में हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, 7 to 8। अभी अभी जो आप 12th में इंटर, ऑब्वियसली आप 12th में आ चुके हैं, तो आप 12th में इंटर कर चुके हैं, तभी क्या है, आप अप टू 7 to 8 आवर्स आप स्टडी कर रहे हो। क्लियर है? मैं मूवी की बात पूछूं तो क्या कितने लोग देख रहे होंगे, ऑब्वियस है कि हमारे 90% बच्चे तो अभी मूवी नहीं देख रहे होंगे। अरे सच है ना? तो क्योंकि मूवी के लिए आपके पास, वी डोंट हैव टाइम फॉर मूवी, करेक्ट। देन गेम्स की बात करो, सर अभी तो नहीं खेल सकते सर, ऑलरेडी बहुत ज्यादा थक जाते हैं पढ़ के, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। फ्रेंड के साथ चिल आउट करने की बात करें, सर ये सब तो बाद में भी हो सकता है ना, ऐसा ही कह के अभी जाओगे क्या चिल आउट करने, ऑब्वियसली नहीं जाते आप लोग, क्योंकि अभी क्या, अभी टाइम चाहिए फॉर स्टडी। क्लियर है? तो एट दिस टाइम हम क्या देख रहे हैं, यू आर वेरी स्टूडियस देख रहा है, बट यहाँ भी क्या दिख रहा था, स्टूडियस का तो कोई बात ही नहीं था यहाँ पे, बट यहाँ पे आप क्या है, स्टूडियस दिख रहे हैं। तो सेट ऑफ प्रॉपर्टीज क्या हो गई आपकी, चेंज हो गई। क्लियर है? तो ये जो चेंज है, इसी चेंज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिएक्शन। किसके थ्रू ये चेंज हुआ, जिस प्रोसेस के थ्रू ये चेंज हुआ है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिएक्शन बोल रहे हैं। समझा? तो अब देखो, इस टाइप की पूरी स्टोरी हमारे रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको हर जगह मिलेगी। हम जितने भी मैकेनिज्म पढ़ेंगे वहां पे एक ना एक स्टोरी पढ़ेंगे। अब देखो, स्टोरी है, आप मूवी देखते हैं, मूवी भी क्या है, स्टोरी का ही वो चित्रण है, चित्र के रूप में दिखा रहे होते हैं। तो बेसिकली क्या है, तो हम स्टोरी ही पढ़ने वाले हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म में हर एक स्टोरी देखेंगे, मतलब एक टाइप की बोलो तो एक फिल्म चलता रहेगा हमारे लिए, एक मूवी चलती रहेगी। तो आप कोई सी भी मूवी देखते हैं तो मूवी में सबसे पहला चीज क्या दिखाता है हमें, कि कैरेक्टर कौन कौन से हैं, कौन हीरो है या कौन डायरेक्टर है, मतलब एक्टर कौन है, डायरेक्टर कौन है, कॉमेडियन कौन है, एक्ट्रेस, विलेन कौन है। तो ये सारे क्या होते हैं, एक मूवी का कैरेक्टर होता है, उन सभी से मिलके क्या होती है, मूवी बनती है, बनती है। तो उसी तरह देखो, हम जो ये पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ये एक मूवी के थ्रू पढ़ने वाले हैं, मतलब एक स्टोरी के थ्रू पढ़ने वाले हैं। तो हमें पता होने चाहिए कि हमारे इस स्टोरी में कौन कौन से कैरेक्टर है। क्लियर है? तो हम सबसे पहले सारे कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन कराएंगे, हर एक कैरेक्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलो इसको हटा ही देता हूं अभी। तो सबसे पहला देखो, एस। एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एस इज रिप्रेजेंटेटिंग सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या होता है, सबस्ट्रेट जैसे मैंने अभी बताया था, क्लास 10th और 12th का बताया ना, क्लास 10th एंड आफ्टर क्लास 10th एंड 12th मान लिया उसको। तो किसके प्रॉपर्टीज में चेंज हुआ था, आपकी प्रॉपर्टीज में चेंज हुआ था। सबस्ट्रेट आर द मॉलिक्यूल्स undergoes change in the properties during the reaction। मतलब substrate are the molecules undergoes change in the set of properties during the reaction। मतलब क्या है कि ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज रिएक्शन में क्या हो रही है, चेंज कर रही है। क्लियर है? मतलब रिएक्शन में जिस मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज चेंज कर रही है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सबस्ट्रेट बोल रहे हैं। तो सबस्ट्रेट क्या हो गया, जिस पे रिएक्शन हो रही है, मतलब जिसकी प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, चेंज कर रही है। जैसे अब एग्जांपल दिया था आपका, तो 10th से 12th में जाने के बाद किसकी प्रॉपर्टीज चेंज की, आपकी। तो सबस्ट्रेट कौन हो गए, तो आप हमारे लिए भी क्या है, यहाँ पे सबस्ट्रेट है। क्लियर है? तो उसी तरह सबस्ट्रेट, यहाँ सबस्ट्रेट किसको डिफाइन करता है, मतलब जिस मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज रिएक्शन में क्या हो रही हो, चेंज कर रही हो। क्लियर है? तो जिस मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज रिएक्शन में चेंज कर रही हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट बोलेंगे। तो एक एग्जांपल लेकर के भी आप देख सकते हैं, जैसे CH3NCl, इसका रिएक्शन करा दो आप OH- से, और प्रोडक्ट के तौर पे क्या बना दे, CH3OH प्लस Cl-, लिख सकते हैं ये हम। अब देखो किसकी प्रॉपर्टीज चेंज की है, इस मिथाइल की प्रॉपर्टीज चेंज की है, मतलब इस पूरे मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज क्या हो गई, चेंज कर रही है, कर रहा है। तो ये इसमें कन्वर्ट किया, तो इसकी सेट ऑफ प्रॉपर्टीज क्या हो गई, चेंज कर गई। क्लियर है?
इसकी सेट ऑफ प्रॉपर्टीज क्या हो जा रही है, चेंज कर जा रही है। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सबस्ट्रेट बोल रहे हैं। बात समझा, सबस्ट्रेट किसे कहते हैं ये आप समझ गए। आ जाओ, तो नेक्स्ट है हमारा सबस्ट्रेट के बाद रिएजेंट। रिएजेंट क्या होता है, रिएजेंट वो होता है जो सबस्ट्रेट को चेंज करवाता है। क्लियर है, रिएजेंट कौन होता है, जो सबस्ट्रेट में चेंजेस ले करके आता है। जैसे देखो अभी आपको बताया 10th से 12th आपने गए, 10th से 12 मतलब अप टू द 10th एंड आफ्टर 10th की हम बात कर रहे हैं। तो 10th से 12th आया, तो उसमें क्या हो गया कि आपकी प्रॉपर्टीज चेंज की। आपकी प्रॉपर्टीज चेंज क्यों की, क्योंकि 10th के बाद आपने एक एकेडमी ज्वाइन किया और एकेडमी ने आपको इन्फ्लुएंस किया। एकेडमी अलॉन्ग विद द टीचर, उन्होंने क्या किया, आपको इन्फ्लुएंस किया। तो उनके इन्फ्लुएंस में आपकी प्रॉपर्टीज क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। क्लियर है, तो चेंज करवाने वाला कौन है यहाँ पे, एकेडमी है। कौन करवा रहा है चेंज, एकेडमी करवा रहा है। तो ये किसके जैसा बिहेव कर रहा है, रिएजेंट के जैसा बिहेव कर रहा है। बात समझा, तो रिएजेंट कौन होता है, जो काम करवाता है। क्लियर है, तो प्रॉपर्टीज जो सबस्ट्रेट की चेंज हो रही है वो जिस मॉलिक्यूल्स की वजह से चेंज हो रही है उस मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, रिएजेंट बोलेंगे। तो इस रिएक्शन में हम किसको रिएजेंट बोलेंगे, तो OH माइनस विल बी द रिएजेंट। समझा यहां तक। तो OH माइनस क्या हो गया, हमारा रिएजेंट हो गया। इसकी वजह से क्या हो रही है, सबस्ट्रेट की प्रॉपर्टीज चेंज कर रही है। चल यहां तक समझा, क्लियर है। रिएजेंट समझ गए, रिएजेंट क्या होता है। अब देखो रिएजेंट के बाद प्रोडक्ट तो पता है, प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट जो फाइनल कंपाउंड हमें मिलेगा, फाइनल मॉलिक्यूल्स मिलेगा या फाइनल सेट ऑफ प्रॉपर्टीज जो मिलेगी वो हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। और सॉल्वेंट वो है जो सबस्ट्रेट को बार बार मोटिवेट करता है या सपोर्ट करता है कि वो ना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। जैसे देखो अभी हमने बोला कि हमने एकेडमी ने आपको इन्फ्लुएंस किया, है ना। तो अगर एकेडमी आपको होमवर्क देती है और आप होमवर्क नहीं करते हैं तो क्या आपके कैरेक्टरिस्टिक में चेंजेस आएंगे, नहीं आ सकते। तो चेंजेस नहीं आ सकते मतलब तो हम क्या करेंगे, एकेडमी क्या करेगी, आपके पेरेंट्स को बोलेगी। पेरेंट्स आपको क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे, नहीं बेटा करो, ये ऐसा करोगे तो ही आप आगे बढ़ोगे, करेंगे या नहीं। तो उनके मोटिवेशन से आप फिर करेंगे या उनके डांट से आप फिर आगे का काम करेंगे। क्लियर है, तो सपोर्ट का काम कौन कर रहा है, पेरेंट्स करता है। तो सॉल्वेंट देखो वहां पे पेरेंट्स के जैसा ही बिहेव कर रहा है। क्लियर है, ये क्या कर रहा है, ये बार बार इसको सपोर्ट करेगा। बात समझा, तो आप क्या हो गए यहां पे, आप क्या है, सबस्ट्रेट, एकेडमी क्या हो गए, रिएजेंट। और रिएजेंट को सपोर्ट कौन कर रहा है, रिएजेंट एंड सबस्ट्रेट दोनों को ही सपोर्ट कौन कर रहा है, यहाँ पे सॉल्वेंट कर रहा है। सॉल्वेंट क्या हो गए, पेरेंट्स हो गए। क्लियर है, और प्रोडक्ट क्या होता है वो आपको आता है। यहां तक समझा, क्लियर है। चलो इसको नोट कर लेंगे। अब तो हमने सबस्ट्रेट बताया आपको, सबस्ट्रेट के बारे में सारा कुछ क्लियर है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हमारा रिएजेंट, तो हम पहले रिएजेंट पढ़ेंगे फिर हम सॉल्वेंट पे चलेंगे। क्लियर है, तो चलो इसको नोट कर लीजिए फिर हम रिएजेंट पे चलते हैं। देखो रिएजेंट दो टाइप के, बेसिकली रिएजेंट को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। आपने ऑलरेडी इसके बारे में सुन रखा है, मैंने क्लास में बताया है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। क्लियर है, तो हमारा जो रिएजेंट है वो बेसिकली दो टाइप के हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरा न्यूक्लियोफाइल। तो हम दोनों के बारे में सेपरेटली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। तो देखो आपको पहले भी बताया है, इलेक्ट्रोफाइल को बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हो गया इसका इलेक्ट्रो एंड दूसरा क्या है, फाइल है। इलेक्ट्रो का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन, एंड फाइल का मतलब तो आपको पता है क्या होता है, लविंग। तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज आर इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था एक बार, वडा पाव लविंग। वडा पाव लविंग कौन होगा, जिससे वडा पाव चाहिए, जिसकी वडा पाव की एफिनिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, मतलब उससे वडा पाव चाहिए, देन ओनली ही इज वडा पाव लविंग। क्लियर है, तो इलेक्ट्रॉन लविंग का मतलब क्या हो गया कि उससे इलेक्ट्रॉन चाहिए। और बताओ इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए होगा, जो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा।
तो जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा उसी को इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, तो वही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लविंग। तो इलेक्ट्रॉन लविंग का मतलब क्या निकल गया हमारा यहाँ पे, दैट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। समझा, क्लियर है। चलो तो इलेक्ट्रोफाइल का डेफिनेशन नोट कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज विच कैन एकोमोडेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोला कि ऐसा स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, एंड विच कैन एकोमोडेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर सके, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। बात समझा। तो जैसे एग्जांपल देखो कि अगर मैं H प्लस लिखूं तो क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट दिख रहा है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन H का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s1, तो H प्लस का क्या हो जाएगा 1s0। तो इसके पास देखा हम क्या मिल रहा है, हमें एक ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट है। तो ऑर्बिटल वैकेंट है, एक ऑर्बिटल वैकेंट का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी, मतलब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये एकोमोडेट कर सकता है, मतलब गेन कर सकता है। क्लियर है, एकोमोडेट करने का मतलब क्या हो गया, गेन करके रख पाना। क्लियर है, तो ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कह सकते हैं। दूसरा देखो CH3 प्लस, CH3 प्लस में चेक करें, CH3 प्लस में देखो क्या है, आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, H, एक H इधर और एक इधर आ गए, और एक p ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन चेक करो तो क्या आएगा यहाँ पे sp2। तो एक p ऑर्बिटल क्या है यहाँ पे, वैकेंट है। तो p ऑर्बिटल वैकेंट, और कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने चाहिए इसको, 8 चाहिए। ऑक्टेट कंप्लीट, इसको कितना चाहिए था, 2 चाहिए था। डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितना चाहिए, 6 चाहिए। क्या करने, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। कितने हैं, 6 हैं। कितनी की वैकेंसी है, 2 की। तो मतलब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर सकता है, गेन कर सकता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं इसको, कि ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। समझा। उसी तरह आप देख सकते हैं Cl प्लस, क्लोरीन के पास देखो कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और ये क्या चाहता है कि ये 8 में कन्वर्ट करे, ऑक्टेट कंप्लीट करे। और अगर Cl प्लस लिखा है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो मतलब यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे क्या होगी, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, मतलब ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर सकता है। तो ये भी क्या हो गया, हमारा इलेक्ट्रोफाइल हो गया। क्लियर है, बात समझा। तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए कंडीशंस क्या क्या दिख रहे हैं हमें, क्या दिख रहा है कि प्लस चार्ज हो और ऑर्बिटल वैकेंट हो, प्लस चार्ज हो और ऑर्बिटल क्या हो, वैकेंट हो। क्लियर है, प्लस चार्ज एंड एंटी ऑर्बिटल शुड बी द कंडीशन। अभी देखेंगे क्या ये दोनों नेसेसरी कंडीशन है या नहीं। यहां तक समझा। चलो अब आ जाते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। चलिए आ जाइए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल पे। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में देखो, फर्स्ट इज पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल का मतलब, अभी जितने एग्जांपल हमने लिखा था वो सारे के सारे क्या थे, पॉजिटिवली चार्ज थे। तो दैट इज H प्लस, दैट इज CH3 प्लस, Cl प्लस, हम लिख सकते हैं Br प्लस। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, इलेक्ट्रोफाइल हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज हैं। दूसरा देखो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से होते हैं, तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल के जैसा देखिए, इसके जगह पे आप क्या देखें, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। तो देखो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल में कौन कौन आ सकते हैं, जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए Bf3। तो अगर Bf3 का स्ट्रक्चर देखोगे तो ये स्ट्रक्चर होगा, और एक पी ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट है। तो देखो एक प्लस चार्ज नहीं है, मगर इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, और ये कितना इलेक्ट्रॉन चाहता है, 8 चाहता है।
अवेलेबल कितने हैं 6 हैं। तो और इसके पास एक ऑर्बिटल भी क्या है वैकेंट है, तो ये क्या कर सकता है एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर सकता है, तो इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। क्लियर है। तो उसी तरह BF3 के जैसा BCl3 भी होता है, बेरिलियम BeF2 हो सकता है, BeCl2 हो सकता है। एक ये भी बताया था CH2 कार्बिन बताया था, कार्बिन भी क्या है इलेक्ट्रोफाइल है। इसके पास भी देखोगे तो क्या होगा, इसका एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि यहाँ पे एक लोन पेयर हो गए और एक ऑर्बिटल को क्या रख दिया वैकेंट रख दिया। तो देखो ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन है तो 8 चाहिए और एक ऑर्बिटल ही वैकेंट है, तो ये भी क्या हो गया हमारा न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल हो गया। क्लियर है। ये हमने आपको इंटरमीडिएट में बताया है, ये समझा। अब देखो एक सवाल आता है इसमें कि ऑल पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स आर ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज आर इलेक्ट्रोफाइल, ट्रू और फॉल्स। बताइए क्या होगा। जितने भी प्लस चार्ज पार्टिकल्स हैं, जितने भी प्लस चार्ज स्पीसीज हैं, वो सभी इलेक्ट्रोफाइल हैं। क्या ये करेक्ट है क्या, तो देखते हैं इस वाले को करेक्ट है क्या। जैसे आप ये देखो NH4+, अब NH4+ प्लस चार्ज देखने के साथ हमने क्या बोला सर ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो इलेक्ट्रोफाइल होगा। मगर इस पे बच्चे अक्सर गलती करते हैं। ये देखो इसका स्ट्रक्चर देखो NH 3 कोवलेंट बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसकी वजह से प्लस चार्ज आया यहाँ पे आया। अब अगर मैं नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो क्या होता है नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p3 ये होता है। मतलब यहाँ पे 3 ऑर्बिटल हैं और यहाँ पे एक ऑर्बिटल है। इस वाले ऑर्बिटल से तभी मुझे कुछ करना नहीं। तो हमने क्या किया हाइब्रिडाइजेशन कराया, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आया है sp3। अगर आप इसका हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे तो क्या आ जाएगा आपको, ये मिल जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन फिल किया तो क्या हो गया हमारे पास, तो ये तीनों क्या होंगे H के साथ कंबाइन करके कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे। बट इसके पास क्या है लोन पेयर है, तो ये डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा H+ के साथ, बना लिया। अब देखो 4 बॉन्ड के बाद क्या हमारे पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल है क्या, यहाँ पे इसके पास एक भी ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है। S तो पहले से बड़ा है, जो ऑटोमोस्ट सेल की हम बात कर रहे हैं, ऑटोमोस्ट सेल में तो एक भी ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है। तो अगर ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है तो क्या ये लोन पेयर को रख सकता है क्या, लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट तो करना चाहेगा मगर रखने के लिए जगह इसके पास नहीं है क्या, नहीं है। तो अगर जगह नहीं है तो लोन पेयर को गेन कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, समझा। तो ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है। तो जितने भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज हैं सभी इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते। तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए कंडीशन अभी क्या देखा था हमने, प्लस चार्ज हो और एम्प्टी ऑर्बिटल हो। तो देखो प्लस चार्ज इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन। क्लियर है। इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए प्लस चार्ज का होना नेसेसरी कंडीशन नहीं है। क्लियर है। मगर एम्प्टी ऑर्बिटल का होना नेसेसरी कंडीशन है, समझा। उसी तरह तुम इसमें ये भी देख सकते हो हाइड्रोनियम आयन H3O+, इसका भी देखोगे तो क्या होगा sp3 हाइब्रिडाइज है। sp3 हाइब्रिडाइज मतलब यहाँ पे अगर हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे तो कितना आएगा इसका, ऑक्सीजन का क्या है पहला 1s2 2s2 एंड 2p4, इन दोनों को क्लब किया तो 4 ऑर्बिटल बने, 4 ऑर्बिटल लिखा, कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने यहाँ पे 2 और यहाँ पे तो 2 4 6 कितने आ गए, आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। क्लियर है। तो एक के साथ हाइड्रोजन के साथ दूसरे हाइड्रोजन के साथ क्या हो गया कोवलेंट बॉन्ड, जो कि वाटर का होता है ना, वाटर का ऐसा ही होता है, वाटर का सेम होता है। ये विजिबल नहीं है तो इधर देख लो। क्लियर है। वाटर का स्ट्रक्चर होना चाहिए। फिर इसने क्या किया एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया H के साथ, तो जिसकी वजह से क्या आ गया यहाँ पे प्लस आ गया, मतलब वाटर और यहाँ पे एक H यहाँ पे प्लस और एक लोन पेयर। क्लियर है। क्या इसके पास अब कोई ऑर्बिटल वैकेंट बचा क्या, नहीं बचा है। सिंस एक भी ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है तो क्या ये इलेक्ट्रोफाइल होगा क्या, नहीं होगा। क्लियर है, समझा। तो क्या बोला हमने कि ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल।
क्लियर है? चलो, तो यहां तक हो गए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूक्लियोफाइल के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।